नमस्कार भाई सभी को। आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम राज्यों का संघ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्यों का संघ। संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम, संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। नोट है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात केंद्रयुक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को माना गया है। और सेकंड आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 के सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था और इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया था। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या उन नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र उनकी सीमा है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना और नामों में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 लागू होगा। किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भाग को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सेकंड है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्राय इतने ही थे। आगे चलकर 5वें तथा 18वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इनमें कुछ बातें जोड़ी गई थी। 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया था। ये तो 5 में जोड़ा गया था और इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई थी। फर्स्ट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकेंगे और राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा।
और 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्यों का निर्माण भी करेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। आर्टिकल 3 के प्रावधान से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की भी ज़रूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत से ही कर सकती है। राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की क्या प्रक्रिया है? आर्टिकल 3 के अनुसार राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया का पूरा करना होता है। कौन कौन सी है वे? किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। विधायक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यातव्य है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था, इसे 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया था। और राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना भी होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि को बदल सकती है। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा या नाम आदि का परिवर्तन किया जाना तो ऐसा विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली तथा राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करते हैं। वस्तुतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे ठोस कारण विद्यमान थे। जिस समय सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय कर रही थी उस समय उनकी सीमाएं अप्राकृतिक, अतार्किक तथा अस्थायी थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाषाई, प्राकृतिक, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन का संकल्प बार बार दोहराया था और संविधान सभा इस बात को भली भांति समझती थी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों के उचित पुनर्गठन का प्रश्न बार बार खड़ा होगा और इसका समुचित समाधान करने के लिए केंद्रीय शासन, विशेषतः संसद को ऐसे अधिकार जरूर मिलने चाहिए कि वह सफलतापूर्वक इन समस्याओं को सुलझा सके। इस दृष्टि से भारत का संविधान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक संविधानों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन देशों में संघीय शासन अपनी इच्छा से राज्यों के नामों या सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता।
क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? नेक्स्ट है, अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। वह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था और इसके अनुसार बेरुबारी संघ पश्चिम बंगाल में 9 मील का एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, भारत द्वारा पाकिस्तान को उसके तहत दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। और सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न पूछे गए थे वे इस प्रकार थे: बेरुबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है? यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है और अनुच्छेद या 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों ही प्रक्रियाएं जरूरी है। इन प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्र के आंतरिक पुनर्नियोजन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सकता है। अतः बेरुबारी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुबारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दे। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। और इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियाँ होनी आवश्यक है। इसलिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा अपने भूभाग को अर्पित तथा अन्य भागों को अर्जित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत में 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 में यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। इस संबंध में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यदि सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है कि वह विवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए तो ऐसे समझौते को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित विवादों के उपयुक्त समाधान
उपयुक्त समाधान के लिए दोनों देशों ने समझौता किया था कि इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए। सरकार चाहती थी कि उसके बिना कोई विधि बनाए या संविधान संशोधन किए इस समझौते को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत को उचित माना, क्योंकि इस समझौते में भारतीय भूभाग का किसी विदेशी राज्य द्वारा अध्यर्पण नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो बातें 2 और 3 में नहीं थी उनको इसमें शामिल किया गया। शर्तें संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभाजित था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र व पृथक राज्यों का निर्माण भी हुआ था। ऐसी देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला भारत में सम्मिलित हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो या तीसरा स्वतंत्र रहे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया था। नेक्स्ट है मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के राज्य थे ये। भारतीय संघ भाग क में क्या था? ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया है, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। भाग ख बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर। भाग घ में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र थे, जिनमें छोटी रियासतें शामिल थी। भाग घ इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया है, और अर्जित से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार। ये भाग ख में। और भाग क में जो शामिल राज्य कौन कौन से राज्य थे? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिमी बंगाल। और ख में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। और ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और ग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। ये 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग ग और भाग घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे चलकर इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल है, जो इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में क्या क्या परिवर्तन हुए? 1991 में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी और वर्तमान में क्या है? तिरुवनंतपुरम। और 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी और वर्तमान में क्या है? चेन्नई। 1996 में महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई और अब मुंबई। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, अब कोलकाता। इसमें कलकत्ता थी और इसमें कोलकाता। 2006 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसमें बंगलुरु। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग दायरा आयोग। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ और दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई है और इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहरा एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसे जेवीपी समिति भी कहते हैं। और समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था। परंतु 1953 में पोटी श्री रामल्लू के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित करते लघु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। केवल भाषा और संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को प्रमुखता मिलनी चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कतः भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्राय असंभव है जो पूर्णतः एक भाषाई हो। एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र मिश्रित भाषा क्षेत्र है और किन्हीं भी 2 भाषाई क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहाँ दोनों भाषा के प्रयोक्ता मिश्रित रूप में रहते हैं और ऐसे स्थानों को एक भाषाई राज्य के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है।
तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो, उसे एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाले या भाषाई अल्पसंख्यक जनसंख्या के 30% से अधिक हो, तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए तथा उसे द्विभाषा राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना भी चाहिए। जिलों के स्तर पर यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण भाग क, ख, ग व घ में करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों को एक ही अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग ने उपरोक्त आधारों पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्राय स्वीकार कर लिया गया। बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया था और इन्हीं द्विभाषी राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। इनमें कुल 16 राज्यों की सिफारिश की गई थी, जिनमें विदर्भ हैदराबाद भी थे। जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इसने 3 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार की अनुशंसा की थी, जबकि केंद्र सरकार ने 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाने का निर्णय किया था। आयोग को एक प्रमुख चिंता यह भी थी कि भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद सभी राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसी होगी। इन चिंताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 1956 में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे नियम क्या थे? यदि किसी राज्य को 30% या अधिक लोग प्रमुख भाषा से अलग कोई एक भाषा प्रयुक्त करते हैं, तो इस दूसरी भाषा को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रथम भाषा के समतुल्य समझा जाएगा तथा ऐसी राज्य को द्विभाषी राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो, तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि इस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुत दे सके, चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या नहीं हो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः से 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई है। अतः इसके बाद वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली, चंडीगढ़। दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 अधिनियम अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त
कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया है। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद काल प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।